हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए, हम भी मस्त हैं और हम आ गए हैं आपके से मिलने। ओके, लाइव मिलने। ओके, क्लास में मिलना और ऐसे मिलने में थोड़ा फर्क होता है, बट ऐसे भी चलता है ना। बिल्कुल चलता है। आप भी कुछ भी बोल सकते हैं, हम भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप मैसेज में बोलना, हम डायरेक्ट बोलेंगे, बात खत्म। वहां भी तो आप मन में बोलते हैं ना कुछ कुछ। हाँ, एक ही बात है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते और चालू करते हैं सोल्यूशन का थर्ड पार्ट। और हम हमेशा की तरह आपको बोलेंगे, अगर आपने 1, 2 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पहले 1 देखो, फिर 2 देखो और फिर आओ। ओके, तो 1 और 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सोल्यूशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है। द बेस ऑफ केमिस्ट्री भी आप बोल सकते हो उसको। एंड चलो, क्या एंड, ज्यादा बात नहीं करते हैं, काम चालू करते हैं। तो चालू करने से पहले मैं हूं विकास सर और ये है हमारा और आपका अपन का चैनल। कौन सा अपन का चैनल? विद्यास्थली वाले सर। तो पढ़ाई करना है तो विद्यास्थली वाले सर याद रखिएगा। और चलिए पढ़ाई करते हैं। तो हमने आपको पढ़ा दिया मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद कुछ टर्म बच गए थे तो वो आज खत्म करेंगे। देखिए, अगला बचा था नॉर्मलिटी। तो अगर हम एक वर्ड में लिखना चाहे तो नॉर्मलिटी ऐसे खत्म खटाक से। क्यों? नॉर्मलिटी और मोलारिटी सेम है, बस एक छोटा सा फर्क है। उसमें एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम छोटा सा नंबर, तो नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम हो जाएगा। ये चीज का जवाब हम आपको लास्ट में देंगे, या आप अगर बोलोगे तो हम यहां बता देते। देखो, नॉर्मलिटी इक्वल टू एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई मोलारिटी होता है। अब ये कहां से आया, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चलो तो देखते हैं। तो नॉर्मलिटी समझ लेते हैं, क्या फॉर्मूला है देखेंगे। तो नॉर्मलिटी में एक नया नाम सुनने को आपको मिलेगा, डरना मत, हम सब समझाएंगे। इसमें होता है, देखो मोलारिटी क्या था, देखो हम यहां शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला था, ऊपर था मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही था, बिल्कुल यही था। चलिए, तो नॉर्मलिटी भी वैसा है, मोल्स के जगह ही, एक मोल्स के जैसा ही एक नाम है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब नाम नया सुनकर डरना मत, हम आपको वादा देते ना, ऐसे ऐसे आएगा, एकदम गारंटी। ये नाम बड़ा है, काम कुछ नहीं है, मोल ही है। मोल कोई दूसरे नाम से लिखा है, कोई बोल रहा क्यों, तो हम सिखाते हैं, टेंशन मत लो। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले डेफिनेशन के लिए सब फॉर्मूला लिखना जरूरी है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सेम टू सेम है, मोल के जगह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। वहां डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन था मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेम डेफिनेशन लिखो, क्या लिखेंगे? द नॉर्मलिटी, या द मतलब शायद नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी इज, याद होगा इसको 1 मान लेते थे, अब हम हमेशा नहीं लिखेंगे। नॉर्मलिटी इज, इसको 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। नॉर्मलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ये हो गया डेफिनेशन, बस ये लिखने की बात है। ओके, एक चीज और आपने सीखा होगा वहां पे फटाक से, यूनिट। इसका यूनिट था मोल और इसका यूनिट था क्या था? मोल पर लीटर। ओके, तो जैसे मोल का यूनिट खुद मोल होता है, उसी तरह नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का भी यूनिट क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। तो यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी। देखिए, आपके मन में, अंतर आत्मा में बेचैनियां गौंध रही होंगी कि सर आपने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहली बार सुने, पहली बार। वेट, बस वेट, ये फॉर्मेलिटी करने दो मेरे को, फिर सब बताएंगे। यूनिट ऑफ नॉर्मलिटी, इसका जैसे इसका यूनिट मोल था, इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट। क्या यूनिट होगा? ग्राम इक्विवेलेंट। शॉर्ट में लिखे चलता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? लीटर, यानी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। जैसे हमने यहां पर इसका मोल पर लीटर को 5 लीटर से मोलर लिखा था शॉर्ट में, बिल्कुल उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं? इसके भी आगे का 5 लेटर, यानी क्या लिख देंगे? नॉर्मल यानी कैपिटल एन। सेम टू सेम फील हो रहा होगा, यहां भी कैपिटल एम था, यहां कैपिटल एन है, बिल्कुल। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट कौन सी बला है, इसको समझते हैं।
अच्छा मोल्स क्या होता था? मोल्स क्या होता था याद होगा? मोल्स होता था आपको वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये चीज तो सबको आता है, बिल्कुल आता होगा। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता था? प्लस करके हम लोग अपने मन से लाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, इसके जवाब हम आपको आगे देते हैं। ये मिटा दे क्या? ओके, आपने नोट कर लिया होगा, तो हम मिटाने वाले हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसका भी एक फॉर्मूला है सेम टू सेम। देखो, इससे पूरा जोड़ लो तो पूरा एकदम इजी लगेगा। मोल्स का फॉर्मूला वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो इसमें आता है वेट सेम टू सेम। देखो, वेट ऑफ सोल्यूट या जिसका भी नंबर ऑफ ग्राम निकालो उसका वेट ऊपर लेना, नीचे मॉलिक्यूलर वेट के जगह इक्विवेलेंट वेट। अब तुम सोच रहे हो कि एक और नया चीज आ गया, बिल्कुल, ये भी सीख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ये चीज देख लेते हैं। चलो, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में भी लिख दें क्या? शॉर्ट में लिखोगे, ऐसे लिखोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू वेट को W लिखोगे और इक्विवेलेंट वेट को क्या लिखेंगे? EQW। अब सवाल है कि मॉलिक्यूलर वेट तो सर हम लोग प्लस करके लाते थे, NaOH का चाहिए तो Na का रख दो, मॉलिक्यूलर वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 आ जाता था, ये होता था मॉलिक्यूलर वेट। ये कैसे आता है? बिल्कुल, इसका जवाब हम तुमको दे रहे हैं। देखो, अब इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? याद रखना, सब फॉर्मूले अच्छे से लिख लेना। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट, ये वो वाला, और डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ओके, तो इसमें कितने फॉर्मूले? दो नया मिल गए, दो मिल गए। दो क्या है? एक अच्छा है, यानी एक एक्स फैक्टर ही मेन कहानी है। सब कुछ सेम सेम मिला। चलो हम तुमको फील कराते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल के जैसा है। क्यों? मोल में जैसा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसमें होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या है? तो मॉलिक्यूलर वेट ही जैसा है, बट उसको डिवाइड करना है एक्स फैक्टर से। ठीक है, अब क्या करो, ध्यान से समझेंगे। अब क्या करो, एक्स फैक्टर सीख लो। भाई एक्स फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक्स फैक्टर निकालना हम लोग सीखते हैं। एक्स फैक्टर अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग निकालने का तरीका। जैसे पहला सीखते हैं फॉर एसिड। एसिड की बात करो, एसिड के लिए एक्स फैक्टर को बेसिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उल्टा, बेसिसिटी। एसिड के लिए उसको क्या बोलते हैं? एक्स को बेसिसिटी, यानी एसिड में हम लोग जो बेसिसिटी देखेंगे उसी को एक्स फैक्टर बोल देंगे। अब बेसिसिटी क्या होता है? तो बेसिसिटी होता है, यहां बता रहे, नंबर ऑफ H प्लस डोनेटेड बाय एसिड, यानी कोई भी एसिड कितना H प्लस डोनेट कर सकता इन एक्वस सोल्यूशन। पानी में घोलने के बाद सबको पता होगा एसिड H प्लस कब डोनेट करता है? पानी में डालो तभी डोनेट करेगा, ऐसे सूखे सूखे तो देता नहीं, सूखा सूखा देता नहीं भाई, पानी चाहिए उसको, पानी मिला के चाहिए। ओके, तो पानी मिलाओगे, जितना H दे दिया वही इसकी बेसिसिटी। चलो कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे HCl एक एसिड है, तो ये एक H दे सकता है, तो इसकी एक्स फैक्टर जो होगा, एक्स फैक्टर को हम लोग बेसिसिटी बोले तो चलेगा ना? बिल्कुल, बेसिसिटी बोलना। एसिड के लिए एक्स फैक्टर को क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो एक एक्स कितना H डोनेट करता है? एक, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया? 1, यानी एक्स फैक्टर 1। उसके बाद H2SO4 का एक्स फैक्टर कितना? 2। बिल्कुल समझ रहा होगा। चलो समझ रहा है तो आप ऊपर से नोट तो कर चुके होंगे, ये भी मिटा रहे हैं हमको, सारा हम अंत में समराइज करके देंगे, आप टेंशन मत लो। ओके, और कुछ एसिड है H3PO4। H3PO4 का बेसिसिटी कितना होगा? 3। बिल्कुल। एक है H3PO4 3, ठीक है, रहने तो अभी बहुत हो गया। HNO3 लिख लो, और क्या? HNO3 कितना H डोनेट करेगा? 1। अब कुछ लोग ऐसा सोच रहा होगा कि ये वाला H देख के लिख देना है। बिल्कुल तुम सही सोच रहे हो, बट कुछ जगह गलत हो जाता है। अब कैसे? इसमें केमिस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट घुसा है भाई, पी ब्लॉक में पढ़ना है। तुम बोलोगे तो हम अभी पढ़ाएंगे नहीं, तो पी ब्लॉक में पढ़ते ना यार, जो जहां है वहां पढ़ना चाहिए। बीच बीच में पढ़ोगे ज्यादा दिमाग खपाना पड़ेगा। चलो पढ़ा देते हैं। कुछ लोग सोच रहा होगा मास्टर क्या क्या बोल रहा है, चलो हम तुमको बताते हैं। अब एक एसिड हम लिखने वाले H3PO3 और एक एसिड लिखने वाले H3PO2। इसका बेसिसिटी है 2, इसका 1। ओए हो दादा, ऐसा कैसे हो गया? यहाँ 3 था तो 3, और यहाँ 3 तो 2, यहाँ 3 तो, अरे सर क्या कर रहे हो आप? भैया इसका जवाब क्या है तो आप सुन लीजिए।
इसका जवाब है, हमने क्या बोला था, बेसिसिटी हमने ये नहीं बोला था कि जितना H है, हमने बोला था जितना H दे सकता है पानी में जाके। इसका मतलब यहाँ 3 है, इसका ये मतलब नहीं कि 3 दे देगा। मेरे घर में 3 मोटरसाइकिल है, आप मांगने आए, आपको तीनों दे देंगे यार, एक मेरे को भी चढ़ने के लिए होना, हमको कहीं जाना रहे, बैंक जाना है हमको, तो हम आपको 1-2 ही देंगे, बोले 1 नहीं दे सकते, हमको काम है अर्जेंट में, ऐसा कुछ है। चलो ऐसा कुछ जवाब यहाँ है नहीं, मोटरसाइकिल तो है नहीं है, फिर भी समझते हैं। देखो इसका स्ट्रक्चर पर हो गया। अब तो मैं स्ट्रक्चर में कुछ सवाल मत पूछना यार, क्योंकि ये पी ब्लॉक में मिलेगा। पी 5 बॉन्ड बनाता है, पी का फास्फोरस का वैलेंसी 5 होता है, ग्रुप 15 में आता है, तो पी डबल बॉन्ड ओ बनेगा, फिर यहाँ पे पी ओ एच बनेगा, कितना ओ खत्म हो गया 2, और फिर पी ओ एच बनेगा 3 ओ और 1 एच, ठीक है, 1 2 3, हाँ सही है, 5 बॉन्ड भी हो गया। अब तुम देखो कितना एच है जो ओ से जुड़ा हुआ है, 2, तो वही 2 एच देगा। कोई बोला ये क्यों नहीं देगा, फिर से सुनो, H प्लस, H पे प्लस चार्ज, चलो इसको फील करो। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और खुद पे माइनस बनाएगा और हाइड्रोजन को प्लस। जब हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा है तो कोई खींचेगा क्या? फास्फोरस उतना दम नहीं है, तुम्हारी मजाल नहीं है कि तुम मेरा इलेक्ट्रॉन खींच लो, तेरी औकात है नहीं है ना। फास्फोरस को बोल रहा है हाइड्रोजन, हाँ तुम दूसरे को मत बोलना, झगड़ा हो जाएगा। ये बोल रहा है तेरी मजाल नहीं कि तू मेरा इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो हम तो जाएंगे नहीं H प्लस बन के, तो जब नहीं जाएगा तो कितने H डोनेट कर सकता है, 2, तो बेसिसिटी 2। चलो इसका देखो, इसका स्ट्रक्चर, पूरी जवाब स्ट्रक्चर में है। तो ये P डबल बॉन्ड O बनेगा, फिर POH बनेगा, फिर H बनेगा, फिर H, क्योंकि O तो 2 ही है, 2 O लग गया, 3 H दिख रहा हो। अब बताओ कितने H डोनेट होगा, 1, तो बेसिसिटी कितना, 1। ओके, तो तुमने क्या सीखा कि एक्स फैक्टर कैसे निकालना है। एक्स फैक्टर एसिड के लिए बेसिसिटी बोला जाता है, जो कि ये डिसाइड करता है कितना H उसमें डोनेट कर सकता हो, आयनाइज हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं फॉर बेस। आप नोट करते जाना, और तुम्हारा काम है आप वीडियो पॉज करो, जहां भी नोट करना और नोट करें। फॉर बेस की बात करते हैं, फॉर बेस। तो देखो उल्टा था, जैसे एसिड में बेसिसिटी बोल रहे हैं, तो बेस में क्या बोलेंगे, एसिसिटी, एसिडिटी, पेट में एसिडिटी हो गया है। फॉर बेस, बेस के लिए जो एक्स फैक्टर है, बेस के लिए एक्स फैक्टर कैसे निकलेगा, तो बेस के लिए एक्स फैक्टर को हम लोग बोलते हैं एसिडिटी, 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 एसिडिटी। ओके, जैसे देखो ये आसान है, एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ, बेस में क्या प्रेजेंट होता है, OH माइनस, नंबर ऑफ OH माइनस डोनेटेड बाय बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में जाके कितना डोनेट करेगा, जैसे NaOH तुमने देखा, उसके बाद CaOH होल ट्वाइस देखा, बिल्कुल देखा, दिल्ली देखा, बम्बई देखा, देखा हिंदुस्तान, तो इसका एसिडिटी निकाल लेते भाई, एसिडिटी हो गया है तुमको, एसिडिटी। इसका एसिडिटी 1 देखो, OH एक बार है, इसका 3, इसका 2, बात खत्म। इसमें कुछ ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, होता तो हम बताते तुमको। तीसरा बात करते हैं फॉर सॉल्ट। तो पूरी केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड या तो एसिड होगा, या तो बेस होगा, या तो सॉल्ट होगा, और चौथा कुछ है क्या, है क्या, है नहीं, तो 3 ही नेचर होता है, तो इसीलिए 3 कैटेगरी पर आया जा रहा है। तो इसमें जो एक्स फैक्टर होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर। इसका क्या मतलब है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। कटायन मतलब प्लस वाला। सबको पता होगा कि हर साल्ट में कटायन होता है, एनायन होता है। तो इस कटायन पे जितना चार्ज है वही इसका एक्स फैक्टर होगा। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। क्या है सर ट्विस्ट? ट्विस्ट देखो, इसमें देखो Na2, तो कोई सोच रहा होगा इसमें Na पे +1 चार्ज है, आप सोच रहे हो गलत। एक्चुअली ये 2Na प्लस है। देखो 2 बार Na है, 2 Na पे प्लस चार्ज है और SO4 पे -2, तो इसका एक्स फैक्टर 1 नहीं होगा, कितना होगा 2, क्योंकि 2 बार Na प्लस है, यहाँ पे एक ही बार है। क्लियर हो गया ना? देखो समझो, यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज, हमने ये नहीं बोला पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, कटायन जितना है सबका प्लस चार्ज मिला के। नहीं समझा तो ये देखेंगे, ये पेश करते आपके सामने अगला नजराना मोहम्मद विकास कुमार की आवाज में। Al2SO4 इसमें क्या होगा, Al कितने बार है 2 पे, और Al पे चार्ज कितना आता है +3। यहाँ पे तोड़ के लिखे, देखो यहाँ लिख रहे हैं Al पे +3 चार्ज होता है, सबको पता है। और Al है कितने बार है बताइए, 2।
अब SO4 लिखना है क्या, लिख लो यार। SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2। कितने बार है ये, 3 बार। तो टोटल प्लस चार्ज कितने बार है, कोई बोला 3, मार दे सब चक्का से बस। 3 2 बार Al है, तो कितना टोटल प्लस चार्ज हुआ, 6। तो इसका एक्स फैक्टर 6 है। पक्का आ गया ना, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया क्या, आया नहीं आया, कोई बात नहीं है। अगला गन है आपके लिए, MG SO4। ये तो आसान निकल गया। MG PO4। अब देखो MG का बैलेंस 2 होता है, PO4 का 3 होता है, तो यहाँ 3 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। ओके, जब ये टूटेगा तो देखो MG पे कितना चार्ज आता है, +2, राइट। ग्रुप नंबर 2 में आता है, बैलेंस 2 है। कितने बार MG है, 3 बार। तो कितना टोटल प्लस चार्ज हुआ, 3 2 6 प्लस चार्ज, तो एक्स फैक्टर 6। अब तो पक्का आ गया ना, आया ना, आ गया। तो एक्स फैक्टर निकालने से क्या फायदा हुआ, नॉर्मेलिटी खत्म। और तुम एक्स फैक्टर आ गया तो नॉर्मेलिटी खत्म। चलो देख लेते कैसे खत्म। चलो, तो अब तुमको हम दिखाते हैं रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। चलिए, मेरे को इससे याद आया है एक होमवर्क आपके लिए, आप सभी बंधुओं के लिए हम प्रेजेंट करते हैं एक बहुत खूबसूरत सा होमवर्क। ठीक है, रिलेशन बिटवीन, लिख ले उसके बाद बताते हैं। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। देखो, जो भी CBSE के बच्चे या स्टेट बोर्ड के बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप इस प्लेटफॉर्म का मदद से JEE के लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। अगर किसी को JEE में इंटरेस्ट नहीं है तो उन बंधुओं से अनुरोध है कि बस आप बेसिक देखें, नोट्स बनाए, NCERT के न्यूमेरिकल बनाए और खुश रहें। ओके, जिसको पूरा देखना पूरा देखेगा, मजा उठाएगा जिंदगी का। ओके, तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम होमवर्क क्या कर रहे थे, आप जितना पढ़े उसमें रिलेशन निकालना। कल चेक करेंगे हम। कैसे करेंगे सर? अरे कमेंट कर देना यार, कमेंट कर देना। कमेंट करने वाले का नाम हम अगले में अनाउंस करेंगे, वो लकी विनर्स। क्या का विनर्स हमें बताएंगे बाद में, क्या का विनर। देखो, तो होमवर्क क्या है, फाइंड या डेराइव रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी। पहला, अरे यार क्या लिखी, मोलालिटी। दूसरा, सब में रिलेशन निकाल दो, बस इतना समझ जाओ। एक का रिश्ता दूसरे के साथ, सब लोग मनु के औलाद हैं तो सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं ना, बिल्कुल। डेराइव रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और ये तो बहुत अच्छा लगेगा तुमको अगर निकाले तो। ओके, एक और दे देते हैं, चलते चलते यूं लग जाए रास्ते। मोलारिटी का हम निकाल ही रहे हैं, नॉर्मेलिटी एंड मोलालिटी। नो, ये इतना कर लो यार, इतना कर लिया ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, गारंटी हम बताओ थे तुमको। ठीक है, तुम बस इतना ही करके कमेंट कर देना। एक छोटा सा लिखना पड़ता है, टिक 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 टिक, दिस मल्टीप्लाई दिस डिवाइडेड बाय दिस, सर आ गया फॉर्मूला। ओके, पक्का हम आपका नाम बताएंगे और बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे उनको दिल से जिन्होंने ऐसा कर लिया है। चलिए, तो रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलारिटी। चलिए चलते हैं जल्दी से दौड़ के आगे। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, अब तो तुमको आ रहा है। नॉर्मेलिटी है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट का ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट लेना। अब पूरा पक्का फीलिंग हो जाएगा, नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। क्या रखेंगे सर, VSCC रख देना। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलारिटी का फॉर्मूला तो याद है ना बच्चों, बड़े बच्चों, मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये किसका फॉर्मूला है, मोलारिटी। जैसे ऐसा मिलेगा धड़ से मोलारिटी डाल देना। चलो, नॉर्मेलिटी को हम शॉर्ट में N लिखने वाले हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को तोड़ा था हमने, बताओ क्या था। अगर तुमने नोट बनाया तो जरूर बता दोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, हम ही भूल गए यार। मजाक कर रहे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है बताओ। ये होता है सर मोल्स के जैसा, याद कैसे रहेगा सर, मोल्स के जैसा है। मोल्स क्या होता है, तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट की जगह क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। यस सर, मेरे को आ रहा है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इन लीटर। वेट
इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला था? याद है बिल्कुल बिल्कुल, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। ओके सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। यह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एक एक फार्मूला रिवाइज कर दिया ना मैं। अब ये पलट के चला जाएगा ऊपर, ये हमारा पलटी और गया सामने, ऊपर सामने भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ये सामने लिख दो। अब क्या बचा ऊपर, यहां बचा वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, नीचे में बच गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट क्या होता मेरे बच्चों, बोलो बच्चों? मोल। इसको लिख देंगे मोल, मोल 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 मोल। ये आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है, कहे कि बोर्ड पे लिख, होमवर्क लिख लेना, होमवर्क लिख लेना। देखो, तो इसके बाद हमको बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। नॉर्मलिटी इक्वल टू एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोलारिटी। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, पता है नॉर्मलिटी नहीं भी पढ़ाया जाता तो तुम ऐसे उड़ा देते इसको। कैसे सर? तो आप मोलारिटी तो पढ़े हो दिल से, यस सर। तो मोलारिटी को मल्टीप्लाई करिए एक्स फैक्टर से, तो नॉर्मलिटी एक्स फैक्टर तो आपको निकालने आ ही गया होगा। एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, एसिडिटी पेट वाला, और सॉल्ट के लिए कटायन पे चार्ज। बस तो कुछ सवाल बना लेते हैं, डाउट अपना दूर कर लेते हैं, बात खत्म। ओके चलो, तो कुछ क्वेश्चंस है। ये देखिए, 2 क्वेश्चन लिख दिए, 2 काफी है बच्चों। क्यों? क्योंकि नॉर्मलिटी मोलारिटी एक ही है, ये बात फील हो गया ना। एक्स फैक्टर बस चाहिए। तो फाइंड नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी चाहिए। 0.49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml। अरे यार, तो तुमको नॉर्मलिटी चाहिए ना, तो तुम निश्चिंत रहो। क्या करो, एक्स फैक्टर मल्टीप्लाई मोलारिटी, खत्म। एक्स फैक्टर कैसे निकलता है? तो एसिड है, ये एसिड है। एसिड के लिए देखना पड़ता है वो कितना H दे सकता है। तो कितना दे सकता है? ये 2, H2SO4 का 2 है, तो 2 इंटू मोलारिटी का फॉर्मूला एकदम रट रट आ गया होगा ऐसा, वेट इंटू 1000, अगर ml में है तो ml में है, नीचे मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सबको रट गया होगा ना, कल पिछला लेक्चर पूरा यही था। 2 को यहां रहने दो। वेट कितना है? 0.49 ग्राम। अगर आप पिछला लेक्चर देखे होंगे तो हम H2SO4 सबसे ज्यादा यूज करते हैं, 98 है उसका, याद हो जाता है। बच्चे लोग जो मेरे से पढ़ते हो बोलते हैं सर H2SO4 तो आपने याद करा दिया। क्यों? मेरा फेवरेट है, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं इसको, किंग ऑफ केमिकल। देखो, फिर भी हम प्लस करके दिखा रहे हैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा? H2 का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 बार हाइड्रोजन है तो 2, सल्फर का 16, नहीं सॉरी सल्फर का 32 यार, ऐसे गलती मत कराओ, और 16 इंटू 4, तो ये 98 आएगा ना यार, इट इज वादा है, आप निकाल लेना। और ये कितना आ रहा है? 500 ml, 500 से 1000 मर गया 2 बार में, 49 से डेसिमल उड़ा दो पहले, तो डेसिमल उड़ाया तो नीचे में 100 आएगा, आएगा आएगा। ये डेसिमल उड़ गया, देखो ये डेसिमल उड़ है, डेसिमल उड़ 100, 49 से 98 कटेगा 2 बार में, 2 से 2 मर गया, और ये 2 बचा है क्या? बिल्कुल सर। तो ये 2/100, 2/100 को काट के होशियार मत बन जाना, ये आता है 0.02 मोलर। अरे रे यार, ये मोलारिटी नहीं है, नॉर्मलिटी है, नॉर्मल में आंसर आएगा, नॉर्मल जिंदगी है। ओके, समझ गया होगा? कुछ भारी लगा? नहीं लगा। क्या किया तुमने? मोलारिटी ही निकालना है, बस एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई मारना है। अगला देखो, फाइंड मास। मास मतलब वेट, मास मतलब वेट, मास मतलब वेट। केमिस्ट्री में मास और वेट सेम होता है। तो फाइंड मास, मास निकालो। 250 ml वॉल्यूम सेमी नॉर्मल, ऐसा मिला था मोलारिटी में, हमने मोलारिटी में सिखाया था m/2, तो बस जो m है वही n है। तो सेमी नॉर्मल मतलब n/2, सेंटी नॉर्मल मतलब n/10, बाई नॉर्मल मतलब 2n। अरे यार, ये सब नाम से समझता है। मतलब सेमी नॉर्मल यानी n/2, सेमी नॉर्मल यानी n/2, तो नॉर्मलिटी कितना? 1/2। देखो, तो नॉर्मलिटी क्वेश्चन में दिया है, n मतलब समझ रहा है ना, नॉर्मल इसका यूनिट है, तो 1/2 भी लिख सकते हैं, n/2 भी लिखो, एक ही बात है। ओके, 1 into n ही आएगा। वॉल्यूम कितना बच्चों? 250 ml। और जेलिक एसिड, अगर तुम ये नहीं जानते थे तुम्हारी तो ओहो हो जाएगा। और जेलिक एसिड का फॉर्मूला देखिए, आपको बताते हैं, दिल खुश हो जाएगा। COOH, COOH, ये मेरा फेवरेट एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड, इसमें कितने H डोनेट कर सकते हैं? 2। इसका एक्स फैक्टर कितना है बच्चों? इसका एक्स फैक्टर है 2। मॉलिक्यूलर वेट भी पड़ेगा जरूरत, जोड़ लो यहीं पे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बोलो 12, सॉरी मास 16 दूना 32, प्लस हाइड्रोजन का 1, और इसका कर दो डबल। डबल क्यों? नीचे भी है,
देखो मेरा तरीका पसंद आ रहा है ना, नहीं आ रहा होगा तो आप अपने तरीका से निकालिए यार, कोई बंदिश है? तो कोई इसको मिला के लिखता है C2O4H2, एक ही बात है यार, ये जल्दी याद होगा। देखो तो 12 इसका लिखे और इसको डबल कर दिए क्योंकि ये 2 बार है। ये हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? देखो तो 2 2 4 1 5 3 1 4 45 का डबल 90 से 90 हो गया ये। चलो सब रेडी है, चलो रेडी है तो जल्दी से चालू कर देते हैं। तो नॉर्मलिटी का फार्मूला रेडी है हमारे पास। क्या होता है? x, बस x भी लिखे तो चलता है क्या? कोई मैथ वाला x मत मान लेना। x मतलब x फैक्टर। मोलारिटी का फॉर्मूला बोल दो यार डायरेक्ट सीधे, वेट इनटू 1000। अब तो नोट हो गया, याद हो गया। अगर 1000 का नोट बंद हो गया तुमको याद नहीं हुआ अभी तक? वेट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। ये पूछ लिया है तुमसे, ये भी दिया है। कितना है बताओ? ये 1/2। एक्स फैक्टर कितना है बच्चों? 2। वेट कितना है बच्चों? पता नहीं सर, अब क्यों पूछ रहे हैं? अपॉन 1000, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट कितना? 90। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम को जो 250 से 4 बार में कट जाएगा, सबको पता होगा। और कुछ कर रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। अब वेट निकालना है तो 90 इधर ला ले, क्या ला लो सर? तो 90 इधर अपॉन में 2 ये वाला, और ये 4 भी अपॉन में 2 और 4 भी अपॉन में। ये 2 से उड़ गया तो ये हो गया 45 अपॉन 8। वेट कितना आ रहा है? 45 अपॉन 8, 5.6 ग्राम। देख लेना यार, और आएगा 625। अब तो पक्का हो गया बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन थे 2, और हम उम्मीद करते हैं आपको कुछ भी भारी नहीं लगना चाहिए। काहे कि अगर तुमने मोलारिटी पढ़ा है ना तो बस नॉर्मलिटी भी पढ़ा है। बस एक चीज तो एक्स्ट्रा है, एक्स फैक्टर तो ऐसे देख के बता देते हैं हम। अब देखो एक ऑब्जेक्टिव सवाल देख लो। अगर हम तुमसे पूछे 2 मोलर H2SO4 सोल्यूशन, 2 मोलर H2SO4 यानी मोलारिटी कितना है? 2 H2SO4। नॉर्मलिटी बताओ तो क्या करना है? एक्स फैक्टर इंटू मोलारिटी। एक्स फैक्टर H2SO4 का 2, मोलारिटी भी 2, 2 2 4, नॉर्मलिटी आगे उड़ल। तो क्या हमने वादा किया था कि आ जाएगा? आ गया होगा ना? हम अपने वादे के बहुत पक्के इंसान है, तुम टेंशन मत लेना। चलो तो ये नॉर्मलिटी होता है खत्म, और इसके बाद हम प्रेजेंट करते हैं आपके सामने फॉर्मेलिटी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ फॉर्मेलिटी भी होता है, पढ़ाई वाला फॉर्मेलिटी नहीं, क्वेश्चन वाला फॉर्मेलिटी। चलो अगला है फॉर्मेलिटी। अब एक चीज समझते हैं फॉर्मेलिटी क्यों बनाया गया था। तो फॉर्मेलिटी टर्म उनके लिए यूज होता है जो भी पानी में जाके टूट जाते हो, जैसे NaCl। सबसे पहले इसे समझना, यूज फॉर डिसोसिएशन, लाइक जो भी चीज टूट जाता है जैसे NaCl, KCl, ये सब। क्यों भाई? क्योंकि जो चीज पानी में जाके टूट जाएगा उसका मॉलिक्यूल्स तो होगा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सुनो, ये जब पानी में जाके टूट गया तो आयंस बन गया, तो मॉलिक्यूलर वेट कहां से आएगा? इसमें मॉलिक्यूल है नहीं, मॉलिक्यूल नहीं है ना, मॉलिक्यूल टूट गया तो मॉलिक्यूलर वेट नहीं होगा। सामने वाला बोला इसमें गलत हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा सा बना दिया, कुछ भी अंतर नहीं है। पता है तो एक बात बताए, मोलारिटी है। क्या बात कर रहे हो? हाँ मोलारिटी है। नहीं भी पढ़ाते तो कोई समझ जाता, लेकिन है तो पढ़ लो यार। फॉर्मेलिटी तो F लिख दो। नंबर ऑफ ग्राम, ये समझ गए हो कि मोल जैसा कुछ होगा, जैसे वहां पे था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, उस तरह यहाँ पे ग्राम फार्मूला मास। तो ग्राम फार्मूला मास क्या होगा? मोल क्या होता है बताओ? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर वही आएगा, देखो वेट आ जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर, मॉलिक्यूलर नहीं है फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर वेट के जगह पर क्या आ जाएगा? फार्मूला मास, यानी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन फार्मूला मास। अब ये फार्मूला मास क्या होता है यार? फार्मूला मास मतलब फार्मूला जो दिख रहा है ना इलेक्ट्रोलाइट का, उसका मास निकाल लो, ठीक है? तो फार्मूला मास ले लेंगे और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। समझ रहा है? वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। लीटर में है तो 1000 नहीं चाहिए, नहीं रहेगा तो चाहिए। यानी इसका फार्मूला वेट अपॉन फार्मूला मास इनटू 1000 भी लिख सकते हैं। अगर वॉल्यूम का में रहेगा, ml में रहेगा तो सेम टू सेम है। यानी तुमने एक चीज समझ गया होगा कि फार्मूला मास, हम यहां बता दे रहे हैं, देखो फार्मूला मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? फिर क्यों पढ़ा दिए? तो हमने क्या बताया? मॉलिक्यूल जब रहेगा तब ना मास निकालोगे यार। ये तो पानी में जाकर टूट गया तो मॉलिक्यूल कहां है? मॉलिक्यूल कुठा है? नहीं है,
तो नहीं है तो नहीं निकलेगा, इसलिए इन्होंने ये नाम हटा के ये नाम डाल दिया, नाम बदली किया गया है और कुछ बदला नहीं है। मेरा ही नाम बदल लो, विकास सर के जगह कुछ और रख लो यार, तो रहेंगे तो हम ही ना। तो उसी तरह फार्मूला मास रख दिया, तो फॉर्मेलिटी भी तुम भी फॉर्मेलिटी कर लो इसको पढ़ के। ओके, यूनिट क्या होगा, सेम क्या होगा यूनिट, ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ग्राम फार्मूला हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, ये हो गया फॉर्मेलिटी। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को पीपीएम, बस ये पढ़ना है। अच्छा, डेफिनेशन लिख लेना यार, कैसे लिखोगे, ग्राम फार्मूला, सॉरी, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, जरूर लिखना, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। देखो स्टेट बोर्ड वाले तो लिख ही लेना यार, आता है तुम्हारे बोर्ड में। फॉर्मेलिटी क्या है, फॉर्मेलिटी इज ग्राम फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ओके, आ गया होगा समझ में, बिल्कुल। इसमें कुछ सवाल वाल नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि इससे आज तक सवाल ना कोई पूछा है और हम उम्मीद करते हैं ना पूछेगा। अगर पूछ लिया तो सर, अबे पूछ लिया तो क्या उखाड़ लिया, मोलिकुलरिटी जैसा भी निकाल दिया तो कुछ नहीं होता, सेम ही है सब। ओके, चलो, तो अगला है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो अगला है पार्ट्स पर मिलियन। टाइम कम है तो हम लिख के रख लिए, पहले से देख लीजिए, थोड़ा समझ लेते, बहुत आसान है। देखो, अभी तक तुमने मोलारिटी मोलालिटी ये सब देखा, दे आर चेकिंग आउट ऑफ 1000, 1 लीटर, इसको हम इतना ही मान लेते थे, याद होगा। यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे 1000 था, क्यों 1000 था समझ ही क्या होगा। ओके, चलो, अब यहाँ पे आउट ऑफ 1 मिलियन चेक करना है, नाम को पढ़ो, पार्ट्स पर मिलियन यानी हिस्सा, आउट ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन में कोई चीज कितना हिस्सा है। अब सवाल है 1 मिलियन में क्यों चेक कर रहे हैं। देखो, हमने तुमको चैप्टर के 3 पहलू पढ़ा है। सबसे पहला परसेंट वाला पढ़ा है, परसेंट आउट ऑफ 100 चेक होता है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, बराबर। उसके बाद हमने मोलारिटी मोलालिटी नॉर्मलिटी ये सब पढ़ा है, इनमें 1000 पे चेक हुआ था, याद करो, लीटर, केजी यानी दे आर इक्वल टू 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 लीटर यानी 1000 ml, राइट। अब अगला 1 मिलियन में चेक करने लगे, नहीं इतना 1 मिलियन में क्यों चेक करो यार तुम, तो हम बताते हैं ये क्यों यूज होगा। देखो यहां पे लिख देते हैं हम, पीपीएम इज यूज when solute is present in very less quantity then concentration of solute is written in ppm। समझो, जैसे किसी ने बोला तुमको कि 1000 ग्राम में कोई है 0.01 ग्राम। ध्यान से सुनो, 1000 ग्राम में कोई भी चीज 0.01, बहुत कम है, बहुत कम है। मान लो 1000 ग्राम पानी में इतना ग्राम शक्कर है, बहुत कम है। तो हमने सोचा इतना कम है, थोड़ा इसको बढ़ाते हैं, तो हमने इसको 1000 टाइम्स बढ़ाएं, तो इसको भी 1000 टाइम्स बढ़ा दिए, दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये 1000 मिलके क्या हो गया, 10 का पावर 6, और ये बढ़ के अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बताओ, ये 1000 से मल्टीप्लाई करो तो डेसिमल इधर चला जाएगा 10 ग्राम। देन इसको बोलना आसान है, इस यहां पर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि 0.01 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 में, और अगर हम यहां बोलेंगे तो हम बोलेंगे 10 ग्राम प्रेजेंट है इन 1 मिलियन ग्राम। तो मिलियन में जब हम तुलना कर रहे हैं तो थोड़ा वैल्यू अच्छा खासा मिल जा रहा है, बोलने लाइक, सफिशिएंट, सिग्निफिकेंट। नहीं तो ये क्या है, बहुत कम है। थोड़ा सा आगे होगा, क्लियर हो गया होगा। कोई भी चीज जब बहुत कम हो तो उसके कंसंट्रेशन को आप मोलारिटी यानी 1000 से तुलना मत करो, 100 से मत करो, क्योंकि तो बहुत कम है, उसको 1 मिलियन में देखो। इतने में नहीं चेक करके हम इतने में चेक करेंगे तो कुछ थोड़ा वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा, ओके, समझ में आ गया। चलो, जैसे आपके पास हमने बोला कि 1 लीटर पानी में को आपने उड़ाया तो 1 ग्राम ये मिलेगा शक्कर। आपको ढेर सारा शक्कर चाहिए तो आप क्या करोगे, 1000 लीटर पानी लाओ, उड़ा दो, तो ढेर सारा शक्कर मिल जाएगा। समझ गया होगा, यानी क्वांटिटी बढ़ा दिया गया है। ओके, ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। 1 मिलियन लेने का कारण था कि जब कोई चीज बहुत कम हो, सोच रहा होगा ये कहां यूज होता है, तो हम तुमको बताते हैं। इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन नापते हैं, इट इज यूज टू मेजर द पोल्यूशन इन नेचर, एटमोस्फेयर, मेजर पोल्यूशन इन एयर, वाटर। पानी में कितना पोल्यूटेंट है, तो ऐसा लिखते हैं 10 ppm, 1 ppm, 20 ppm। तो ये चीज, क्योंकि पोल्यूशन बहुत कम है हवा की तुलना में,
तो इसीलिए समझ गया होगा। चलो अब समझते हैं, यहाँ क्या लिखा है, पार्ट्स पर मिलियन यानी नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट, यानी सोल्यूट कितना हिस्सा है ऊपर रखो और पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन नीचे रख दो, सोल्यूशन कितना है और इंटू 1 मिलियन कर दो। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो ऐसा लिखेंगे, क्या बोलते हैं, पीपीएम इज नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट, याद करो हम यही सिखाए हैं, प्रेजेंट इन, इसको 1 मान ले, नहीं इसको उतना ही मान लो कि ये कट जाए, ये चीज सिखाया हमने। यहां पे पहले कुछ नहीं होता तो इसको 1 लीटर मान लेते थे क्योंकि यहां 1 छुपा है, यहां पे 1 मिलियन है तो इसको 1 मिलियन मान लो। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, यहां लिख देना, देखो क्या बोलेंगे, पीपीएम इज नंबर ऑफ, ऐसे लिखना है, पीपीएम इज नंबर ऑफ, सीख लो तुम, पार्ट्स ऑफ, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन यानी 10 का पावर 6, ठीक है, प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन पार्ट ऑफ सोल्यूशन, 1 मिलियन सोल्यूशन में कितना है। ओके, अब पार्ट पार्ट मतलब हमको समझ नहीं रहा, पार्ट पार्ट क्या, पार्ट पार्ट में तो पार्ट इसलिए लिखा है कि कुछ में भी हो सकता है, मान लो ऊपर वाले को ग्राम में, नीचे वाले को ग्राम में भी लिख सकते हो, तो पीपीएम को वेट बाय वेट में भी लिखा जा सकता है। यानी अब हम बोलेंगे यहाँ पे पार्ट के जगह को वेट ऑफ सोल्यूट और यहाँ पे बोलेंगे वेट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम इंटू 1 मिलियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट बाय वॉल्यूम भी हो सकता है ऊपर वेट ले नीचे वॉल्यूम, ये ज्यादा चलता है बाजार में, क्यों, मोलारिटी, मोलारिटी, नॉर्मलिटी, फार्मलिटी, सब में तो ऐसे था, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम और नीचे वॉल्यूम इनटू 1 मिलियन। इसके यूनिट क्या होंगे, कोई पूछ लिया, अरे बाप रे क्या बात कर रहे हो, तो देखो यहां पर यूनिट में था पहले, इसका जो यूनिट लिखो इसका यूनिट लिखो, ठीक है, जैसे ऐसा था मोल अपॉन वॉल्यूम, इनटू यहां पे कुछ नहीं था 1 था। अगर ये एमएल में होता तो यहां पे 1000 होता है, सबको पता होगा, बिल्कुल 1000 होना चाहिए। ओके, तो यहां पे देखो, इसको देखना पीपीएम का यूनिट कैसे बनाया इन्होंने, 1 मिलीग्राम पर लीटर, इससे सोचो ग्राम और एमएल है, एमएल को लीटर बना दो, एमएल को लीटर बनाओगे तो 1000, देखो 10 टू द पावर 6 यूज करना है, तो ये 1000 खर्च हो जाएगा एमएल को लीटर बनाने में, और 1000 यहां लेके चल जाओ तो मिलीग्राम, समझ गया होगा। इस ग्राम को मिली बना लो तो कितना आएगा, 10 का पावर -3, और इसमें से और ये मिलीलीटर को लीटर बना लो, मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे, मिलीलीटर को लीटर बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 1000 और ये 1000 ये कट जाएगा, ये कटना जरूरी है। या एक तरीका है कि इसको ग्राम को बना लो माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम मतलब 1 माइक्रोग्राम का मतलब 10 का पावर -6 ग्राम, -6 यहां रखो, 10 का पावर -6 तो इंटू 10 टू पावर 6 कट जाएगा, नीचे एमएल, समझ गया होगा, नहीं समझा होगा कोई दिक्कत नहीं, याद कर लो 1 ppm इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर, कहां से आया, तो इसी को बना के लिखा गया है, इसको लिखा गया 1 मिलीग्राम पर लीटर, तुम इसको तोड़ना 10 टू द पावर 6 आएगा, बोलो तो हम तोड़ के दिखा दें, चलो दिखा दें। 1 मिली मतलब क्या होता है, 10 का पावर -3, ओके, 1 लीटर यानी 10 का पावर +3, बिल्कुल, ये ऊपर लेके चले जाओ तो 10 का पावर -6, ये 10 का पावर -6 और ये +6 कट, यानी हमको ये नंबर्स काटना है ना, तभी ना यूनिट बनेगा। यहां पे भी तो ऐसे हुआ, देखो मोल बाय वॉल्यूम, तो इसको मोल माने 1, इसका यूनिट मोल लिखे और इसका लीटर क्या लिखे, लीटर, मोल बाय लीटर। मान लो यहाँ पे 1000 रहता, ये एमएल में है, देखो ये एमएल में है, तो एमएल को लीटर बनाना, एमएल को लीटर बनाओगे तो 1000 से क्या करोगे, डिवाइड, तो वो 1000 और ये 1000 क्या हो जाएगा, कट, ओके ओके, ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 10 टू द पावर 6 को कैसे खर्च किया इन्होंने, इसको मिली बना दिए, 3 खर्च किए और 3 यहां खर्च किए तो ये लीटर बन गया, ठीक है। या पूरा का पूरा 6 यहां खर्च कर लो तो ग्राम से वो माइक्रोग्राम पर एमएल, ओके, डेफिनेशन हो गया। पार्ट्स पर मिलियन में कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे सवाल भी आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, पूछ रहा है तो टाइम पास कर रहा है यार, इसमें क्या सवाल है, बकवास जैसा कुछ भी दे देंगे हम, बोलो दे देते हैं, असाइनमेंट में दे देंगे, होमवर्क बनाना, तुम नहीं बनेगा तो पूछ लेना यार, कुछ नहीं करना होगा, यहाँ वेट रख दो, यहाँ वेट आसाना समझ में आ रहा होगा, ओके, आउट ऑफ 1 मिलियन है, बस क्या फर्क है हम तुमको बता रहे हैं, मोलारिटी में 1000 था और यहाँ 10 का पावर 6 है, बस 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 बस। चलो, तो पार्ट्स पर मिलियन हो गया, तो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोलिबिलिटी, यानी किसी भी चीज को पानी में घुलाते हैं तो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, कैसे चेंज होता है, उसमें आपको हेनरी लॉ मिलने वाला है, और हेनरी लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो तो अगला पढ़ना है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी वर्ड सुनते ही सबको समझ गया होगा, घुलने की क्षमता। चलो भाई, बहुत घुलाते हो तुम लोग। हम अपने लाइफ में दो ही प्रकार के सोलिबिलिटी की बात कर सकते हैं। एक सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ये आपके जिंदगी में बहुत है। आप क्या करते हो, पानी में नमक घुलाते हो, पानी में शक्कर घुलाते हो, पानी में चूना घुलाते हो, और कुछ कुछ घुलाते रहते हो, आपकी आदत है, बहुत घुलाते हो आप। चलो कोई बात नहीं। दूसरा क्या करते हो आप, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये कहां कर रहे हैं सर हम लोग, तो गैस घुल रहा हो पानी में, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड घुला है, और जो तालाब में मछलियां जिंदा रहती है उसमें ऑक्सीजन घुला है। आप जो सांस ले रहे हो तो इधर से जा रहा है ऑक्सीजन, तो भी घुल रहा है ब्लड में, गैस इन लिक्विड। उसके बाद उधर से आ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल रहा है ब्लड में, गैस इन लिक्विड। यानी आपके जिंदगी में यही दो सोलिबिलिटी है। कोई बोला लिक्विड इन लिक्विड, अबे लिक्विड इन लिक्विड की क्या पढ़ने की जरूरत है, ऐसे मिलावर मार लो, क्या टेंशन है, उसको पढ़ना नहीं पड़ता, ठीक है। तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं। इसको एक्सप्लेन कौन किया था, हमने। और इसको किसने एक्सप्लेन किया था, हेनरी ने। तो हेनरी ने किया तो हेनरी पढ़ाएगा, हम नहीं पढ़ाते, ओके। चलो तो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पहला पढ़ते हैं। व्हाट इज सॉलिबिलिटी, सॉरी कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, घुलने की क्षमता, ये बात तो ठीक है, बट ये क्षमता का डेफिनेशन क्या है। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया कि सॉल्यूशन को फिक्स कर लो और उसमें देखो कितना घुला सकते हैं। मतलब हम क्या करो, 1 लीटर पानी डालो, 1 लीटर पानी में अब क्या करो, आप एक बार नमक डालो, एक बार शक्कर डालो। हमने क्या देखा, नमक ज्यादा घुल गया पानी में, बिल्कुल आपने देखा होगा। तो नमक की सोलिबिलिटी ज्यादा है शक्कर से। कब तक घुलाना है, जब तक ये सेचुरेट नहीं हो जाए, जब तक ये सेचुरेट, याद होगा सेचुरेट मतलब घुलना बंद नहीं हो जाए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, गर्म मत करना नहीं तो और घुलते रहेगा, ओके। तो हम सोलिबिलिटी किससे डिसाइड करेंगे, कौन भी चीज ज्यादा सोलिबिलिटी है कैसे डिसाइड करेंगे, हम एक फिक्स क्वांटिटी लेंगे। फिक्स क्यों लोगे भाई, नहीं तो बेईमानी हो जाएगा ना, चीटिंग हो जाएगा। मान लो किसी ने क्या किया, आधा लीटर ले लिया पानी और उसमें नमक घुलाया और शक्कर के समय 1 लीटर लगा रहे, भेदभाव कर रहे हो, भेदभाव कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, दोनों को फिक्स रखो इसीलिए, ठीक है। तो सोलिबिलिटी का डेफिनेशन हम बता दे रहे हैं, क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट बराबर अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, या डिजॉल्व भी बोल सकते हैं, इन फिक्स्ड लिखो या 1 लीटर लिख सकते हैं, इन फिक्स्ड क्वांटिटी, 1 लीटर भी ले सकते हैं, 2 लीटर ले लो, कुछ भी रखना, फिक्स रखना, जो भी चीज डाल रहे हो एक ही फिक्स में डालना। इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट समझ रहा हो जिसमें घुला रहे हैं, सॉल्वेंट एट कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट भाई, टेम्परेचर, इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सेचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन ले लो, कब तक घुलाना हमने ये भी बोला था, इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। इसको फील करना, जैसे हमने क्या किया, 1 लीटर पानी ले लिया भाई, एकदम फील कर लेना दिमाग में, 1 लीटर पानी ले लिया, उसमें डाला हमने साल्ट। हमने साल्ट जब डाला तो हमने देखा घुलाते गए 20 ग्राम सॉल्ट घुलने के बाद ये सेचुरेट हो गया। सेचुरेट मतलब नहीं घुलेगा, फिर घुलना बंद हो जाएगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया हमने। तो हमने बोला सॉल्ट की सोलिबिलिटी 20 ग्राम है। अब हमने नमक शुगर डाला यार इसी में, इसी 1 लीटर फिर से पानी लाया, इसी में मत डाल देना भाई, नमक पानी का शरबत हो जाएगा, नहीं तो इसमें नहीं डाल देना, नहीं तो घुलेगा नहीं। तो अब एक फिर से 1 लीटर पानी लाओ, 1 ही लीटर लाना, और फिर अब उसमें शुगर डालो यार, शुगर। तो हमने देखा शुगर जो घुल रहा है वो 18 ग्राम घुलने के बाद घुलना बंद हो गया। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि सॉल्ट की सोलिबिलिटी ज्यादा है किससे, शुगर से, बात खत्म। यानी सोलिबिलिटी चेक करने के लिए सॉल्वेंट होना चाहिए फिक्स क्वांटिटी, ठीक है, टेम्परेचर होना चाहिए फिक्स, कब तक घुलाना है, सेचुरेटेड बनाने तक, ओके। यस सर, आपको फील हो गया होगा, हम गारंटी लेते हैं। चलो अगला बात करते हैं सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, सॉलिड को घुला रहे हैं लिक्विड में, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। ये चीज यहां लिखना तुम, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड आप अपने लाइफ में बहुत सारा देखे होंगे कि सॉलिड घुल जाता है लिक्विड में, जानते हैं इसमें क्या बताएं। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे एग्जांपल बता लेते हैं, एक आधा सॉल्ट सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, चूना को पानी में ढोर दो, लाइम वाटर,
यस 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 यस। लाइम वाटर में चूना सॉलिड होता है, पानी में डाल दो। तो ये सब कुछ हो गया सॉलिड को लिक्विड में घुलाने की बात। और भी होंगे बहुत सारे, ग्लूकोज घोल लो, ऐसा ऐसा कुछ। अब हम लोग बात करते हैं कि किस चीज पे ये सोलेबिलिटी बढ़ेगा, यानी हमारे पास एक लिक्विड है, हम उसमें सॉलिड डाल रहे हैं, तो क्या बढ़ाने से बढ़ेगा। एक चीज तो आप समझ गए होंगे, टेम्परेचर। चलो, लेकिन उसको भी आप पूरा नहीं जानते हो, तो वो चीज मेन है। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solid in liquid। आपको एक बात पता होगा कि जितने भी सॉल्ट्स होते हैं केमिस्ट्री में, जैसे कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट वगैरह वगैरह, सॉल्ट समझता होगा, कटायन एक एनायन मिला दो, सारे सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं, ऑल आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड इन स्टेट। सारे आयनिक कंपाउंड सॉलिड होते हैं और सॉलिड हैं और अपने आयंस में टूट जाएंगे तो वो पानी में घुल जाएंगे। बिल्कुल आप ये जानते होंगे। तो अब हम सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि तुम क्या ऐसा कर दोगे कि मेरे पानी में ज्यादा से ज्यादा नमक या शक्कर घुल जाए या ये लोग घुल जाए। यानी फैक्टर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। चलिए, अगर आप 11th पास आउट है तो कुछ चीजें आपको बिल्कुल ऐसे समझ में आएगी। नहीं पास आउट है, आप लॉकडाउन का फायदा उठा के ऐसे टुप से चले गए हैं 12वीं में, तब तो बहुत दिक्कत है भैया। तो पहला डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। क्या बात कर दिया सर आपने, हमने तो नाम सुना है बट मेरे दिमाग से निकल गया। सही बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे होंगे। तो लैटिस एंथैल्पी सबने सुना होगा 11th में, बट हो सकता है दिमाग से निकल गया। व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी, हम आपको बता देते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड को, जैसे मान लो NaCl है, किसी भी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालने पे जब इसको तोड़ा जाता है तो एनर्जी लगता है। जितना ज्यादा एनर्जी लगेगा टूटने में, उसी को बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। ये एनर्जी कौन देता है? तो जिस चीज में डाले हो वही देता है। पानी में डाले हो तो पानी देगा। अगर पानी के पास इतनी औकात होगी, इतना बूता होगा कि इसको एनर्जी दे पाएगा तो तोड़ देगा तो घुल जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं तोड़ेगा तो नहीं घुलेगा। आया। ऐसे हमने पानी में रेत डाल दिया, नहीं घुला, तो हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि पानी के पास इतना ज्यादा एनर्जी नहीं है कि वो रेत को दे दे ताकि रेत टूट जाए, ऐसा समझना। लेकिन हमने पानी में नमक डाला, घुल गया, तो बोलेंगे पानी के पास NaCl को तोड़ने में कम एनर्जी लगता होगा, रेत के तुलना में कम एनर्जी लगता होगा। तो पानी ने एनर्जी दिया, उतने एनर्जी में इसका काम हो गया, ये टूट गया, घुल गया, बात खत्म। तो क्या फील हुआ तुमको कि घुलने के लिए किसी सॉल्ट का लैटिस एनर्जी कम होना चाहिए कि ज्यादा? कम। भैया जितना कम मांगोगे मेरे से उतना ठीक रहेगा मेरे लिए। तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, तो हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, पूरा लिखना पड़ेगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ ionic compound into their ions। बहुत आसान है। किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में तोड़ने में जितना एनर्जी लगता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं बच्चों? लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। तो अब इसमें एक बात लिख लो, ये तो डेफिनेशन हमको नहीं बताना था फिर भी बता दिए। आ रहा है क्या? देख लेंगे तो एक बार। आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है। तो अब क्या है कि लैटिस एंथैल्पी कम होगा तो सोलेबिलिटी ज्यादा, ठीक है। लेसर द वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी lesser the value of lattice enthalpy of salt greater, यहां दिख रहा है आपको, ऊपर लिख दें, यहां लिख देते हैं, greater will be its solubility। मतलब किसी सॉल्ट का अगर लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा तो वो कम घुलेगा क्योंकि पानी उसको तोड़ नहीं पाएगा उसके आयंस में। ओके, तो ये हेनरी से पढ़ेंगे हम लोग। हमसे तो नहीं पढ़ोगे तुम, हेनरी ने पढ़ाया था ना। चलो तो ये देखते हैं। पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर है हाइड्रेशन एंथैल्पी।
ये भी आपको नाम सुना सुना सा लग रहा होगा, बता दे रहे हैं हम। जब किसी एक मोल आयन को कोई भी आयन, कटायन आयन को पानी में डाला जाता है तो इसमें से एनर्जी निकलता है। देखो इसमें निकलने वाला, ये फायदा वाला काम है। ये सॉलिड आयन को, एक मोल सॉलिड नहीं गैसियस, एक मोल गैसियस आयन को पानी में डिजॉल्व करने से जो एनर्जी निकले उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। ध्यान समझना, थोड़ा सा पूरी कहानी सुन लो। तो NaCl को तुमने पानी में डाला, पहले पानी ने इसको तोड़ा, टक टक ऐसा तोड़ दिया। हमने क्या किया, बैंक से कर्ज लिया, मकान बनाया, समझ रहा हो, ये देखो कर्ज लिए तोड़ लिया। अब ये मकान बनने के बाद हमने इससे कमाना चालू किया। कमाना मतलब जब ये पानी में चला गया तो एनर्जी निकला, ये भी पानी में गया तो एनर्जी निकला। अगर हमारे इस मकान से कमाई हुई कमाई हमारे बैंक से ली गई लोन से ज्यादा हो तो हम पूरा इंटरेस्ट भर देंगे और ये मकान मेरा हो जाएगा। और कम हो तो तब तो ये मकान बैंक का वैसा कुछ। देखो ये NaCl है, इसको तोड़ने में एनर्जी लगा और इसको जब ये आयन जब पानी में मिले तो एनर्जी निकला। अगर ये निकलने वाला एनर्जी यानी हाइड्रेशन ज्यादा है तोड़ने वाले से तो फटाफट घुलेगा, जल्दी जल्दी मकान बनाएंगे, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे और 5 बनाएंगे मकान यार। हाँ, और अगर यहां से निकलने वाला एनर्जी कम है, एक मकान बना लिए और उधार नहीं चुका पाए, फिर तो हम अगला मकान बना नहीं सकते जिंदगी में, लोन ही नहीं देगा बैंक मेरे को। तो क्या होगा कि यहां से एनर्जी कम निकला और यहां ज्यादा लग गया तो नहीं टूटेगा ना, नहीं घुलेगा ना, एक बार घुल भी गया तो बार में नहीं घुलेगा। ओके, क्लियर हो गया। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड when 1 mole of gaseous ion dissolve in water या सॉल्वेंट जो भी बोलो, is called हाइड्रेशन एंथैल्पी, यानी एक्सोथर्मिक है। एंथैल्पी यानी एनर्जी। ओके, तो अब दो बातें एकदम क्लियर रख लो, देखो ध्यान से समझना। तो ये दोनों जुड़े हैं, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बैंक से लिया हुआ कर्ज ज्यादा, बैंक ने ज्यादा पैसा दिया, हमने कम कमाया, मतलब तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगा लेकिन पानी में डाले तो कम निकला, तो भैया तो नहीं घुलेगा, इनसोलेबल। फील हो गया होगा ना बच्चों, फील हुआ, इधर 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 फील होना चाहिए। ओके, दूसरी बात उल्टा लैटिस एंथैल्पी कम, यानी तोड़ने में कम एनर्जी निकला, लगा कम, और निकल गया ज्यादा। 5 लाख लोन लिए, 20 लाख कमा लिया, हम तो 4 मकान बनाएंगे यार। अरे अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो दूसरे की बात कर रहे हैं। कोई सोचोगे सर 4 मकान बनाने वाले क्या? अरे यार नहीं ना, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरे की बात कर रहे हैं, बिजनेस मैन है कोई। तो सोलेबल, तो कोई भी चीज, कोई सॉलिड, देखो सारी बातें सॉलिड की हो रही है, लिक्विड की नहीं। कोई सॉलिड पानी में घुलेगा, वो कितने फैक्टर हो गए? 2 ही नहीं और है, 2 फैक्टर हो गए। एक लैटिस एंथैल्पी, कम लैटिस एंथैल्पी, ये देखो कम लैटिस एंथैल्पी जल्दी जल्दी घुलेगा भगाभग। दूसरी बात हाइड्रेशन एंथैल्पी पे निर्भर करता है, अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी उससे भी कम हो गया तो सत्यानाश। नहीं, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए, बस ये 2 बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला फैक्टर है, अगला फैक्टर आप जो उम्मीद कर रहे हैं टेम्परेचर, इसका इंतजार था आपको। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। इसमें भी कुछ आपको ऐसा बताएंगे जो आपका दिल झूम जाएगा। दिल झूमा रे झूमा। देखो हम तुमको एक बात बताते हैं, तुमने ये सोच लिया होगा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घुलने की क्षमता बढ़ जाएगी, सोलेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो तुमने आधा बात सोचा है, पूरा नहीं सोचा है। अब हम तुमको एक राज की बात बताते हैं। क्या है सर राज की बात? तो राज की बात यह क्या है कि चूना को तुमने पानी में घुलते हुए देखा होगा। जी सर, तो आप एक काम करिए, पानी को गर्म कर लीजिए और चूना घुला के दिखा दीजिए। क्या होगा सर? नहीं घुलेगा। आपने कभी प्रयोग नहीं किया होगा, करके देखिए। गर्म पानी में चूना नहीं घुलता, ठंडे पानी में घुलता है। नहीं, टेम्परेचर बढ़ा तो सोलेबिलिटी घट गया। को बोला दादा ऐसा कैसे हो गया? तो आपको हम कुछ चीज 11th का सिखाते हैं। देखो
डिसॉल्व करना, किसी भी चीज को घोलना एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम मतलब, ध्यान सुनेंगे, जैसे सोल्यूट है, उसमें जब सॉल्वेंट मिलाते हो तो डिसॉल्व होता है, सॉल्यूशन बनता है, इसमें इक्विलिब्रियम चलते रहता है। मतलब ऐसे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपने सुना होगा कोई चीज इक्विलिब्रियम में आ गया तो अब उसमें ली चटरलियर प्रिंसिपल लगता है। अगर आपको कोई चीज ज्यादा चेंज करना है, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना है तो ली चटरलियर प्रिंसिपल क्या बोला था, ध्यान सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू ली चटरलियर प्रिंसिपल क्या बोला था, ध्यान से सुनना। इसने बोला था कि अगर कोई प्रोसेस में इक्विलिब्रियम पे है, कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, तभी ये रूल लगेगा। उसमें तुमने कुछ भी परिवर्तन कर दिया, कुछ भी चेंज कर दिया तो ऑटोमेटिक ये उस दिशा में चला जाएगा ताकि तुम्हारे द्वारा किए गए परिवर्तन को ये कैंसिल कर सके। जैसे किसी चीज को हम घोल के सोल्यूशन बना रहे हैं, हो सकता है कि उसमें एनर्जी निकल रहा हो यानी वो एक्सोथर्मिक हो, या हो सकता है एनर्जी लग रहा हो यानी वो क्या हो, एंडोथर्मिक। तो किसी चीज को पानी में घुलाने से दो संभावना होती है, या तो वो एक्सो होगा या तो इंडो। बराबर, पानी में चूना डालो तो गर्म हो जाता है, वो खोलने लगता है, नहीं एक्सो है, हीट निकल रहा है। और पानी में शक्कर या ग्लूकोज डालो, ठंडा हो जाता है, इंडोथर्मिक है, वो एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। तो क्या दोनों में तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घुलने की क्षमता बढ़ेगी? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, क्या होगा, समझो क्या होगा, समझो, ये तो ज्ञान है, ये मिटा दे। देखो, अगर देखो इफ डिसोल्यूशन यानी घोलना, डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। अगर डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, जैसे हम एग्जांपल बता दे रहे हैं, CaCO3 को घोला तुमने, चूना को घोले पानी में, और किसको घोले, उसके बाद NaOH को घोले, ये सब एक्सोथर्मिक है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक होगा देन अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया तुमने तो सोलेबिलिटी घट जाएगा। ली चटरलियर प्रिंसिपल फील करो। एक्सोथर्मिक मतलब इसमें एनर्जी पहले से निकल रहा है, और अगर तुमने गर्म किया, देखो गर्म किए, इधर जाने से एनर्जी निकल रहा है, इधर जाने से एनर्जी खर्च हो रहा होगा, तुमने गर्म किया तो ये क्या चाहेगा, जो चेंज किए उसको घटाना चाहेगा। तो चेंज तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो घटाना चाहेगा, घटाने के लिए इधर आएगा, इधर तो नहीं जाएगा, तो इधर जाएगा तो और हीट निकलेगा, बिल्कुल, तो ये पीछे आ जाएगा, नहीं और नहीं भूलेगा। ओके, याद रखना। और अगर डिसोल्यूशन यानी डिसॉल्व करना, डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक। अगर किसी चीज को तुम घुला रहे हो और उसमें एनर्जी लग रही है यानी वो ठंडा हो जा रहा है, उसको और टेम्परेचर पसंद है, वो और जम से टेम्परेचर खींच के घुल रहा है, जैसे KNO3, NaNO3, NH4Cl, ये सब सॉलिड, ये सब क्या है, एंडोथर्मिक है। इसको टेम्परेचर चाहिए दो और जम से दो, यानी इधर माइनस एनर्जी, ठीक है। तो क्या होगा देन, तब तुमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसको तो पसंद है, वो उधर ही जाएगा, देन सोलेबिलिटी बढ़ जाएगा। देखो हम तुमको एक एग्जांपल बता देते, एकदम एग्जांपल, एक सुंदर सा एग्जांपल देते हैं, पक्का दिल में बैठ जाएगा तुम्हारे। देखो यहाँ पर पूरा संतरे का सीजन है, सब लोग जान रहे होगा, किसी के घर में बहुत सारे संतरे उगे होंगे, उसके यहाँ बगीचा है ढेर सारा, उसको आप बाजार से 1 किलो संतरा लाके दो, वो मुंह फुला लेगा, बोलेगा पागला मजाक कर रहे हो भाई, ले जाओ, इससे ज्यादा संतरा तो मेरे घर में है पहले से, वापस कर देगा आपका। बोला नहीं आप क्या को पैसे से खरीद रहे हो, मत खरीदो यार। देखो उसके पास पहले से एनर्जी है यार, 100 है, वो खुद ही एनर्जी फेंक रहा है, वो खुद ही संतरा बाजार में बेच रहा है, तो तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ाओगे, तुम उसको संतरा 1 किलो खरीद के दोगे, वो नहीं लेगा, सोलेबिलिटी घट गया। और अगर मेरे घर में, मेरे पास संतरा का बगीचा नहीं है, आई लव संतरा यानी ऑरेंज, तो मेरे को कोई लाके देगा तो मेरे कोई लाके देगा तो खुशी ले लेंगे, और लाओ यार ये देखो टेम्परेचर बढ़ा है, संतरा लाए, आई एम हैप्पी, सोलेबिलिटी बढ़ गया, पढ़ाने की क्षमता बढ़ गई। ओके, समझ में आ गया होगा।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तीसरा फैक्टर टेम्परेचर था। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ सॉलिड, सोलूट एंड सॉल्वेंट, ऐसा लिखते हैं। नेचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट, एंड नहीं और एंड ही लिखो, एंड सॉल्वेंट। और सोलूट और सॉल्वेंट के स्वभाव पे भी निर्भर करता है, बिल्कुल सबको स्वभाव पे निर्भर करता है। अब जैसे देखो जगह तुमने सुना होगा एक रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब दो बातें हैं कि अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर, तुम बचपन से सुनते आए होगे ये सब चीजें। तो वाटर में लाइक वाटर, पोलर सॉल्वेंट डिजॉल्व पोलर सोलूट, like salt, आयनिक कंपाउंड। सुनो ध्यान से, पोलर सॉल्वेंट, पोलर मतलब जिसमें चार्ज हो, सबको पता होगा वाटर पे चार्ज है HOH, माइनस है इसमें प्लस है। डिजॉल्व यानी उसमें घुलेगा। पोलर सोलूट यानी वैसा सोलूट जिसमें पहले चार्ज होना चाहिए, जैसे सॉल्ट प्लस माइनस होता है, आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस होता है। तो आयनिक कंपाउंड पानी में क्यों घुलता है? क्योंकि वो पोलर है, ये भी पोलर वो भी पोलर, लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर यानी बेंजीन जिसमें चार्ज नहीं हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 सब में चार्ज नहीं है। डिजॉल्व नॉन पोलर सोलूट यानी ऐसे चीजों को घुलाएगा जिसमें चार्ज नहीं है, जैसे एग्जांपल कोवेलेंट कंपाउंड। सबको पता होगा कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज नहीं होता, कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इधर थोड़ा सा कट गया, सुन के लिख लो, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज नहीं होता है तो वो बिना चार्ज वाले में जाके घुलेगा, बिल्कुल फील हो गया होगा। ये हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब सोलूट की बात कर ले। अच्छा, और एक चीज सॉल्वेंट में, एक और चीज, कौन सॉल्वेंट में ज्यादा घुलाने की क्षमता है उसको नापने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज किया जाता है। ये सब आप लोग नहीं जानते होंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मोर देन सोलिबिलिटी इज मोर। अरे रे, तुमने सुना होगा एग्जांपल, फिजिक्स में पढ़ के होंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, सबसे ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर में सबसे ज्यादा लोग घुल जाते हैं। एक कहावत है, व्हाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, टक टक, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है। ओके, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी उसकी घुलने की क्षमता नापी जाती है। और कुछ हम एग्जांपल बताते रहे। देखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में दूसरा नाम है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का भी अच्छा खासा है, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 34 है, मतलब सेकंड रैंक पे है। तो इसमें भी अच्छा खासा, अल्कोहल में भी पानी घुल जाता है, सब घुल जाता है। ओके, आपने देखा होगा दवाई जो बनता है मेडिसिन अल्कोहल में बनता है, वो सिरप फूरप बनाते हैं, क्यों? क्योंकि अल्कोहल में घुलने की क्षमता ज्यादा है। चलिए, तो ये इतने फैक्टर्स हैं। एक चीज और छूट रहा है, प्रेशर की बात कर ले। खैर वो बात करना ही नहीं है, बस नाम लेना है। अब सुनो, प्रेशर, प्रेशर से क्या प्रभाव पड़ेगा? कितने फैक्टर होगा यार? देखो, पहला था लैटिस, दूसरा था हाइड्रेशन, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नेचर और पांचवा प्रेशर। बस नो इफेक्ट लिख के खत्म करो। हम बोले ना इसकी बात ही नहीं करना है। मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर तुम कोई सॉलिड डाल रहे हो तो इसमें प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड भी दबता नहीं है और लिक्विड भी लगभग नहीं दबता, प्रेशर से उसको कोई फर्क पड़ता नहीं है। प्रेशर से फर्क उसको पड़ेगा जिसके पार्टिकल्स कंप्रेस हो सकते हैं, दब सकते हैं। आप बचपन में एक छोटी सी बात पढ़ोगे, सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल, ये नहीं दबेगा, ये थोड़ा सा दबेगा, नहीं के बराबर, पता भी नहीं चलेगा। ओके, इसीलिए प्रेशर का कोई इफेक्ट यहां पे होने वाला नहीं है। तो अगला हम लोग पढ़ रहे हैं सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कोको कोला, कोका कोला तू, वो वाला कोका कोला पढ़ना है। कोको कोला में आपने देखा होगा कि गैस घुला रहता है। कौन सा गैस घुला रहता है बताओ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, सोडा वाटर में भी देखा होगा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड घुला। तो अब ये सवाल है कि यहां पर जो गैसें घुली गई हैं वो किसकी चीज पे डिपेंड करता है, इसको एक्सप्लेन किया था हेनरी साहब ने। तो चलो हम भी कर देते हैं उन्हीं का कॉपी करके। कोई
तो मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात है, आप सुन लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर हो रहा है बहुत बड़ा। तो मिलते हैं ना अगले लेक्चर में हेनरी लॉ के साथ। तो हेनरी लॉ होगा अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो, तो आपको पसंद आ रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करिए, और मेरे को भी तो थोड़ा बताइए यार, हाउ डू यू फील अबाउट माय टीचिंग स्टाइल। ओके, तो आप जरूर कमेंट करिए और बताइए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है मेरे पढ़ाने में और क्या बुरा लग रहा है, ये भी आप लिख दीजिए। ओके, अगर आपको शर्म आ रहा है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आपको कोई पर्सनल सुझाव देना है कि सर आप ये चीज इंप्रूव कर लो, ये चीज में प्रॉब्लम है, आई विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में हेनरी लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय नहीं, पढ़ाई करो बच्चों, क्योंकि आपके लिए हम जगते हैं रातों भर। पता है अभी रात के बज रहे हैं 2। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में 3 बजे।